गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखी है, उसके पूरे 3 लेक्चर्स हमने किए हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट थी। हमने उसमें 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स रोटेशनल रीजन देखी थी, 1 to 100 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अभी हम IR या ये कह लीजिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देखेंगे, और इसकी जो रेंज है वो है 500 से लेकर 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक। रोटेशनल में थी 1 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स तक, और IR या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम में कितनी रहेगी, 500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। UV में ये नैनोमीटर में देखी जाती है। 200 से 400 नैनोमीटर UV रहती है, और विजिबल साथ में 400 से 800। ठीक है, 200 से 400 नैनोमीटर UV रीजन, और 400 से 800 नैनोमीटर क्या रहता है, विजिबल रीजन रहता है। ठीक है, लगभग इतना रहता है, कोई बॉर्डर लाइन नहीं होती इनके बीच में, लेकिन कन्वीनियंस के लिए आप याद रख सकते हैं 200 से 400 और 400 से 800 नैनोमीटर UV और विजिबल का। IR का मैंने अभी बताया आपको 500 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, और रोटेशनल का हम पहले देख चुके हैं 1 से 100 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या दूसरा नाम है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि इंफ्रारेड रीजन की लाइट रेडिएशंस फॉल कराई जाती हैं, तब क्या होता है, वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, या ये कह लीजिए वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं। हमने जब रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करी थी, तब हमने देखा था कि J0 से J1 में जा रहा है, J1 से J2 में जा रहा है, +-1 सिलेक्शन रूल था, तो वहाँ पर रोटेशनल की बात कर रहे थे। ठीक है, अभी क्या है, V0 से V1 जाएगा या V1 से V2 जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच ट्रांजिशंस होंगी, तो थोड़ी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उसको यहाँ पर बोलेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। लाइट रेडिएशंस का ही डील करना है, इंटरेक्ट करना है, ठीक है, विद द मैटर। तो देखिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ही बात है, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जो मॉलिक्यूल है वो जब वाइब्रेशनल मोशन दिखाएगा तो उसके डाइपोल मोमेंट चेंज होना चाहिए, ये एक कंडीशन है। ठीक है, तो जैसे जैसे डाइपोल मोमेंट चेंज अगर किसी मॉलिक्यूल में होता है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, देन हम बोलेंगे कि ये IR एक्टिव है या वाइब्रेशनल एक्टिव है। ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल देखिए, H2O2 N2 ये सारे इनएक्टिव हैं, यानी कि होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो मतलब एक जैसा, उसके अंदर एटम्स हैं, जैसे H2 है उसमें दोनों ही H हैं, तो डाइपोल मोमेंट का चेंज नहीं होएगा, वहाँ पर जीरो रहेगी ना, वो डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगी और चेंज होगा नहीं, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट होगी तो चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ तो वैसे ही जीरो है और चेंज नहीं होगा कि दोनों तरफ HH है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में भी ऐसा ही है, तो ये तो रहेंगे IR इनएक्टिव। उसके अलावा देखिए HCl, एक तरफ H है, एक तरफ Cl है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, सो देयर विल बी डाइपोल मूवमेंट एंड इट विल चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन, ड्यूरिंग वाइब्रेशनल मोशन ऑफ द HCl। HF में ऐसा होगा, CO में ऐसा होगा, H2O में ऐसा होगा, एमोनिया C2H4। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि जहाँ होमोन्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे वो तो IR इनएक्टिव हो जाएगा, वो शो ही नहीं करेगा। ठीक है, और जहाँ पर होमोन्यूक्लियर हैं, सॉरी हेटेरोन्यूक्लियर हैं, और चाहे डाईएटॉमिक है, यानी कि 2 ही एटम है उसके अंदर लेकिन अलग अलग हैं, तो वो दिखाएगा, IR एक्टिव होगा। 3 एटम है जैसे H2O, एमोनिया, ठीक है, उसमें से कोई भी अगर एक अलग हुआ, 2 सेम हो भी गए तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ पर लगभग IR एक्टिव ही होगा वो। जितने भी एग्जाम्पल हैं ये HCl, HF, CO, H2O, एमोनिया, C2H4, ये सारे IR एक्टिव हैं। अब देखिएगा एक्सप्रेशन फॉर द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान के चल रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखिए, हम मॉलिक्यूल्स को मान के चल रहे हैं, एज्यूम करके चलेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखा रहा है, यानी कि एक पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और पेंडुलम आपको पता है जो घड़ी में होता है, जो लेफ्ट राइट चलता है, मीन पोजीशन रहती है बीच में,
फिजिक्स में आप ये चीज़ें डील कर चुके हैं पहले 11th 12th में, ठीक है। तो देखिए, अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या मोलिक्यूल ऑसिलेट्स अबाउट अ मीन पोजीशन एंड इज एक्टेड अपॉन बाय अ रिस्टोरिंग फोर्स। घड़ी के पेंडुलम को ध्यान में रख के चलिएगा। तो जब पेंडुलम चलता है तो एक मीन पोजीशन नीचे की तरफ आएगी जो धरती की तरफ ज़्यादा रहेगी, ठीक है, और फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, मतलब एक बार लेफ्ट जाएगा एक बार राइट जाएगा, और बीच में मीन पोजीशन है। जब वो लेफ्ट जा रहा होगा तो एक रिस्टोरिंग फोर्स नीचे की तरफ लगेगी दूसरी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो वापस आता है, मीन पोजीशन की तरफ आता है। ऐसे जब वो राइट की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा पेंडुलम, फिर से रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से वो मीन पोजीशन की तरफ आता है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को भी हम कुछ ऐसा ही मान के चल रहे हैं कि वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाएगा। और रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगी, हुक्स लॉ से हमें उसका फॉर्मूला पता है, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X होता है, बट हम प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल लगाएंगे वो है K, और -KX इसलिए है क्योंकि डायरेक्शन हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स की उल्टी रहती है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाया है। तो F इज इक्वल टू -KX, इट इज़ द रिस्टोरिंग फोर्स गिवन बाय हुक्स लॉ। पोटेंशियल एनर्जी देखें, 0 से x F dx कर दीजिए, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, और F की वैल्यू ऊपर पता है आपको -KX, तो KX dx का 0 से x, तो 1/2 KX² बन जाएगा, इंटीग्रेशन निकालेंगे x dx का, x की वैल्यू 1 है, +1 कर दीजिए, x² हो जाएगा, और नीचे 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी ये। तो पोटेंशियल एनर्जी का आया हमारे पास फॉर्मूला 1/2 KX², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द फ्रीक्वेंसी बाय विच ऑसिलेटर वाइब्रेट्स, इट इज गिवन बाय न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट K बाय म्यू, या रूट K बाय M पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ठीक है। और M भी मास होता है जब दो यहाँ पर एटम्स हैं या ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर सिंपल एक ही एटम है तो M लगाते हैं, ठीक है, ज़्यादा होते हैं तो म्यू लगा देते हैं, M1 M2 बाय M1 + M2 हम पिछली क्लासेस में भी देख चुके हैं, म्यू इज़ द रिड्यूस्ड मास, और ये फॉर्मूला आपने 11th 12th में पढ़ा है, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट K बाय म्यू। तो ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, जैसे मान लीजिए एक न्यूमेरिकल आ सकता है कि K की वैल्यू निकालिए, आपको बाकी सब दे रखा होगा, तो K जो कि फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पर, उसकी वैल्यू निकालिए। तो आप देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए इसी फॉर्मूला में, तो न्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इधर से 2 का 4 बन जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट K बाई म्यू का जो रूट है वो कट जाएगा। तो K की वैल्यू लगभग क्या बनेगी यहाँ पर, अगर हम निकालें 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू, ये K की वैल्यू आ जाएगी। आप करके देखिएगा हाथ से, तो K की वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है, और क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी 1/2 KX² आ गया, और फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। तीनों फॉर्मूलाज आप ध्यान में रखिएगा। बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर SHO, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, वी गेट, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला और मिलता है जो आपको ध्यान में रखना है कि एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला V + 1/2 ब्रैकेट के बाहर h न्यू, ये जूल में है, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। यहाँ पे न्यू क्या है, 0 1 2 हो सकता है वो, ये हम ऑलरेडी पहले लेक्चर्स में देख भी चुके हैं, डायग्राम के साथ देख चुके हैं। न्यू को बोलेंगे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और वी को बोलेंगे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है। दोनों में ध्यान रखिएगा, मैंने जो डार्क दिखाया है वो न्यू है, और सिंपल जो है वो वी है। तो वी को वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, और न्यू को वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। टू एक्सप्रेस द अबव एनर्जी इक्वेशन इन सेंटीमीटर इनवर्स, देखिए ऊपर जूल में है इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर सेंटीमीटर इनवर्स में बदलना है तो HC से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, ई न्यू को HC से डिवाइड कर देंगे। अब ई का मतलब क्या है, H न्यू होता है ना, एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू, आपको फॉर्मूला पता है, उस H न्यू को HC से डिवाइड कर देंगे तो न्यू बाय सी यानी न्यू बार, तो उसको हम एनर्जी के टर्म्स में ई बार लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ देखिए V + 1/2 H न्यू था इक्वेशन नंबर सेकंड में, उस H न्यू को HC से डिवाइड करेंगे तो H से H कट जाएगा, न्यू बाय सी बचेगा, न्यू बाय सी को न्यू बार लिख सकते हैं। तो लास्ट में क्या बना, ई न्यू बार इज इक्वल टू V + 1/2 न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो दो फॉर्मूलाज यहाँ पर जनरेट हुए, एक जूल में आया है एनर्जी और एक सेंटीमीटर इनवर्स में आया है।
सेंटीमीटर इनवर्स में v की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए तो क्या बन जाएगा, ई न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज कॉल्ड एज 0 पॉइंट एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखिए 0 पॉइंट एनर्जी सेक्शन बी में हम कर रहे हैं इस वक्त। सेक्शन ए यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमने 0 पॉइंट एनर्जी की थी। तो अगर क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाए व्हाट इज 0 पॉइंट एनर्जी, तो आपको देखना है आप सेक्शन ए अटैम्प्ट करने लग रहे हैं या सेक्शन बी अटैम्प्ट करने लग रहे हैं। अगर उन्होंने खुद ही बताया कि क्वांटम मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में बताना है, कंटेक्स्ट में बताना है, तो ओके है। लेकिन अगर सीधा 0 पॉइंट एनर्जी ही पूछा तो आपको देखना पड़ेगा आप सेक्शन ए अटैम्प्ट कर रहे हैं या सेक्शन बी अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का 0 पॉइंट एनर्जी भी आपको करवाया हुआ है, याद रखिएगा उसे भी। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास ये तीसरा फॉर्मूला निकल के आया 0 पॉइंट एनर्जी का, ई न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 न्यू बार सेंटीमीटर इनवर्स। और इन्हीं फार्मूलाज को लगाया हुआ है। देखिए एक तरफ एनर्जी है सेंटीमीटर इनवर्स में, एक तरफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, और एक तरफ वाई हमने न्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये सब रखे हैं, ठीक है। तो ये न्यू नहीं है, ये वी है, सॉरी, वी इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3, ठीक है। तो देखिए जब v 0 होता है तो हमारे पास फॉर्मूला बना था 1/2 न्यू बार। ऐसे ही आप v 1 लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, 3/2 न्यू बार। ऐसे ही आप 2 रखेंगे v की वैल्यू फॉर्मूला में तो 5/2 न्यू बार, और इसी तरह से v 3 रखेंगे तो 7/2 न्यू बार, ठीक है। तो इस तरह से, और ये देखिएगा सेपरेशन जो डिस्टेंस है दोनों सबके बीच में वो बराबर का है। 1/2 न्यू बार और 3/2 न्यू बार के बीच में भी डिस्टेंस मैंने बराबर दिखाया है, और 3/2 न्यू बार और 5/2 न्यू बार के बीच में भी डिस्टेंस बराबर रहेगा। आगे भी ऐसे ही ये इक्वल रहेगा डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा, सेपरेशन इज इक्वल। सिलेक्शन रूल की बात करें तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू +-1। हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी जब की थी उसमें भी हमने देखा था डेल्टा जे इज इक्वल टू +-1 था, और +1 का मतलब वहाँ भी एब्जॉर्प्शन था, यहाँ भी -1 का मतलब क्या है, एमिशन, ठीक है। तो वहाँ डेल्टा जे +-1 था, यहाँ डेल्टा न्यू +-1 सिलेक्शन रूल रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि या तो +1 हो सकता है या -1 हो सकता है, और +-2 वगैरह नहीं हो सकता, ओके। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डाईएटॉमिक वाइब्रेटर, इसमें बस सिंपल सी बात है जो हमने पीछे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि J से J+1 में जा रहा है, जनरल एक्सप्रेशन निकाला था, तो वही निकाल रहे हैं, ठीक है। हम मान के चल रहे हैं कि ट्रांजिशन हो रही है वाइब्रेशनल लेवल, एक वाइब्रेशनल लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल लेवल में। तो एक के लिए क्वांटम नंबर V है, और ऊपर वाला जो हायर लेवल है वो V+1 है, ठीक है। +1 ही हो सकता है, अभी अभी देखा आपने सिलेक्शन रूल। तो एक V है और एक V+1 है, अपर वाला V+1 है, नीचे वाला V है। तो V से एरो डाल रखिए, V+1 में ट्रांजिशन हो रही है, तो एनर्जी क्या रहेगी, फॉर्मूला आपको पता है, V+1/2 h न्यू था जूल में, ठीक है। आप चाहें तो सेंटीमीटर इनवर्स में भी ले सकते हैं, मैंने जूल में लिया है फिलहाल। तो फॉर्मूला क्या था, V+1/2 ब्रैकेट के बाहर h न्यू जूल। तो V की वैल्यू आप एक बार रखेंगे V+1, और एक बार जब माइनस करेंगे तो V रखेंगे। तो इसलिए ये बन करके आया V+1 +1/2 h न्यू माइनस V+1/2 h न्यू, ठीक है। जो लेफ्ट साइड है वो अपर वाला लेवल को डिनोट करेगा, जो नीचे वाला है V+1/2 वो ग्राउंड लेवल को डिनोट करेगा, ठीक है। मतलब उसको हम यहाँ पे V मान के चल रहे हैं, और ऊपर वाले को V+1, उसी की वैल्यू हमने रखी है। माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा h न्यू। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।